हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल और स्टडी चैनल पे। तो आज हम करेंगे हमारा चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस का। चैप्टर का नाम क्या है? कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, इसके हम क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, what ideology guided China during its early phase after revolution as represented by red poster the socialist road in the broadest of all। तो पूछा जा रहा है चाइना में कौन सा आइडियोलॉजी है जो कि रेवोल्यूशन के टाइम पे देखी गई है। तो कौन सी रिप्रेजेंट करी गई थी? सोशलिज्म की। ठीक है, सोशलिज्म आइडियोलॉजी है जो कि चाइना गाइड कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द फोटोग्राफ ऑफ द शंघाई सिंबलाइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइना हिस्ट्री। तो बोला जा रहा है कि जो फोटोग्राफ है शंघाई जो है सिंबलाइज क्या करता है हमारे हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। तो वो ये सिंबलाइज कर रहा था कि जो चाइना है वो न्यू इकोनॉमिक पावर बन गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इवेंट लेड to European state confronting the ruin of their economy and destruction of the structure in 1945। तो ऐसा कब हुआ था कि यूरोपियन स्टेट ऐसा उनको लगने लगा था कि उनकी इकोनॉमी खराब हो चुकी है और उनका डिस्ट्रक्शन हो चुका है पूरे स्ट्रक्चर का, जो कि 1945 में बना था। तो वो क्या था? द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऐसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1948। तो बोला जा रहा है कि क्या पर्पस है ओईसी का जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 1948 में। तो इसका पर्पस क्या था कि टू फैसिलिटेट यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, फैसिलिटेट करना, क्या फैसिलिटेट करना है? यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच प्लान इन्वॉल्व अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियली हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोपियन इकोनॉमी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ऐसा कौन सा प्लान था जो कि इन्वॉल्व करा गया था अमेरिका के साथ, एक्सटेंड करा गया था मैसिव फाइनेंशियली हेल्प के लिए यूरोपियन इकोनॉमी में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो वो कौन सा प्लान था? द मार्शल प्लान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, what does the circle of the gold star on the European economic flag stands for। तो जो स्टार है यूरोपियन फ्लैग में वो क्या स्टैंड करते हैं हमें ये बताना है। वो स्टैंड करते हैं सॉलिडिटी, हार्मनी बिटवीन पीपल ऑफ द यूरोप। सॉलिडिटी एंड हार्मनी कहाँ पे? पीपल ऑफ द यूरोप में, जो पीपल है यूरोप के उनके बीचों बीच। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर ऑन द यूरोपियन यूनियन फ्लैग एंड व्हाट डज इट सिंबलाइज। तो बोला जा रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन फ्लैग है उसमें कितने स्टार्स हैं और वो क्या सिंबलाइज करते हैं। तो उसमें कितने स्टार्स है? 12 स्टार्स है और वो परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी को सिंबलाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज अ न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय यूएस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो ऐसा क्या सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनाया गया था यूएस के द्वारा, कब? कोल्ड वॉर के टाइम पे। तो वो था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ यूरोपियन यूनियन इन 2016। तो यूरोपियन यूनियन की जीडीपी कितनी थी कब? 2016 के टाइम पे। तो मोर देन 17 ट्रिलियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच करेंसी इज मेंशन्ड एज अ पोटेंशियली पोजिंग अ थ्रेट टू डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर। तो ऐसी कौन सी है करेंसी? यूरो करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज द ईयू शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट। तो यू बहुत ज्यादा ही मच लार्जर शेयर कहीं ना कहीं दे रहा था, कहाँ पे? वर्ल्ड ट्रेड में। क्वेश्चन नंबर 12, what advantage does EU economic power provide in international relations। तो ऐसा कौन सा एडवांटेज है जो कि EU को इकोनॉमिक पावर में मतलब मिल रहा था, कहाँ पे? इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्रू। वो क्या था? इन्फ्लुएंस ओवर इट क्लोजेस्ट नेबर्स एंड रीजन इन एशिया एंड अफ्रीका। कहीं ना कहीं इनका बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके थे अपने नेबर से और अपने रीजन से, कौन कौन सा? एशिया एंड अफ्रीका के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच एरिया डज ईयू फंक्शन एज एन इम्पोर्टेंट ब्लॉक। तो ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे ईयू इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है? तो वो है
इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एंड ट्रेड में, ठीक है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एंड ट्रेड के टाइम पे ईयू का फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ट्रीटी एस्टैब्लिश द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी? ऐसी कौन सी ट्रीटी है जो कि यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी को एस्टैब्लिश करती है? तो ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, when were the first direct election of the European Parliament held? तो सबसे पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन यूरोपियन पार्लियामेंट में कब हेल्ड हुआ था? तो वो हुआ था 1979 में। क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्रीज ज्वाइन द यूरोपियन कम्युनिटी इन 1973? तो ऐसी कौन कौन सी कंट्री है जिसने यूरोपियन कम्युनिटी को ज्वाइन करा था 1973 के टाइम पे? तो वो कौन सी है? डेनमार्क, आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, What significant event in Germany occurred October 1990? तो जर्मनी में ऐसा कौन सा सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था अक्टूबर 1990 के टाइम पे? तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। क्या हुआ था? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज ट्रीटी ऑफ मार्क्सेट साइन? तो ट्रीटी ऑफ मार्क्सेट साइन कब हुई थी, जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा स्टैब्लिश करी थी? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 19, Which agreement abolished border control among EU EC member? तो ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है जो कि अबॉलिश कर दिया गया था यूरोपियन काउंसिल मेंबर्स के द्वारा? तो शेंगेन एग्रीमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, when was the euro introduced as a new currency into EU member state? तो 2002 में यूरो को इंट्रोड्यूस करा गया था एज अ न्यू करेंसी, ठीक है। कहाँ पे? यूरोपियन यूनियन में। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लिस्बन ट्रीटी विच केम इनटू फोर्स इन दिसंबर 2009? तो जो लिस्बन ट्रीटी है वो क्या सिग्निफिकेंस था उसका सिग्निफिकेंस यही था कि वो रिफॉर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द ईयू, ठीक है। वो क्या कर रही थी? रिफॉर्म कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स को, किसके? इकोनॉमिक यूरोप यूनियन के। क्वेश्चन नंबर 22, विच इकोनॉमिक यूनियन मेंबर होल्ड्स अ परमानेंट सीट ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? तो ऐसा कौन सा यूरोपियन यूनियन मेंबर है जो कि परमानेंट सीट होल्ड करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में? तो वो है कौन सी कंट्री? फ्रांस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, How does the EU influence international relation according to the passage? तो किस तरह से EU इन्फ्लुएंस कर रहा था इंटरनेशनल रिलेशन? By using diplomacy, economic investment and negotiation, ठीक है। ये EU कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा उसके पास इन्फ्लुएंस था कि वो यूज करता था किसको? डिप्लोमेसी को, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट को एंड नेगोशिएशंस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विच फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कैप्ट द यूके आउट ऑफ द यूरोपियन मार्केट? तो ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो कि यूके को, यूनाइटेड किंगडम को एकदम से ही अलग रखता था यूरोपियन मार्केट से? वो कौन सा है? मार्गरेट थैचर। क्वेश्चन नंबर 25, विच कंट्री हैज रेजिस्टेड द मार्क्सेट ट्रीटी एंड अडॉप्शन ऑफ द यूरो? तो वो कौन कौन सी कंट्री है? डेनमार्क एंड स्वीडन ऐसी कंट्री है जो कि रेजिस्ट करती है मार्क्सेट ट्रीटी को और अडॉप्ट करती है किसको? यूरो को, अपनी करेंसी। क्वेश्चन नंबर 26, विच रीजन डज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन प्राइमरली कवर? ऐसा कौन सा रीजन है जो कि एशियान कवर करता है? वो है साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, What were some of the major challenges faced by Southeast Asian country at the end of the Second World War? तो ऐसा कौन कौन से चैलेंज है जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कहीं ना कहीं चैलेंज उनको फेस करना पड़ा था? कब? एंड ऑफ द कोल्ड वॉर के टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो वो क्या था? नेशन बिल्डिंग, पॉवर्टी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस।
तो कहीं ना कहीं वॉर के बाद कहीं ना कहीं पॉवर्टी आई होगी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हुई होगी और नेशन बिल्डिंग की समस्या आई थी, उनको ऐसी चैलेंजेस फेस करनी पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 28, विच टू हिस्टोरिकल इवेंट और एफर्ट्स एम्ड एट एशियन एंड थर्ड वर्ल्ड यूनिटी आर मेंशन्ड एज इनइफेक्टिव? तो क्या है वो? बंदूंग कॉन्फ्रेंस एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ये ऐसे दो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो कि किसने एम करे थे? एशियान ने और थर्ड वर्ल्ड यूनिटी ने बताया था एज ए इनइफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाई वाज द रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? तो इसका क्या आंसर हो सकता है? ड्यू टू द रिपीटिव कॉलोनिज्म एंड कोल्ड वॉर प्रेशर्स। तो कहीं ना कहीं कॉलोनिज्म आ रहा था बारी बार, और क्या हो रहा था? कोल्ड वॉर का प्रेशर हर साउथ ईस्ट एशियन के रीजन पे देखने को मिला था। इसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे ये सब चीजें देखने को मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट लिमिट द एबिलिटी ऑफ द EU टू एक्ट इन मैटर ऑफ फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज? तो क्या बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी लिमिट एबिलिटी है जो कि EU को कहीं ना कहीं मैटर करती है फॉरेन रिलेशंस में और डिफेंस में? तो वो क्या है? इंटरनल डिसएग्रीमेंट अमंग द मेंबर ऑफ द स्टेट। तो वो इनके खुद के ही मेंबर अगर डिसएग्री होंगे कहीं ना कहीं तो क्या होगा? ऐसी प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी कंट्रीज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड द एशियन इन 1967? तो कितनी कंट्रीज थी एशियन में? टोटल 5 थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज अ प्राइमरी फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल इंटरेक्शन अमंग द एशियन कंट्री नोन एज? तो क्या जब एशियन के कंट्रीज एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे थे तो ऐसा क्या प्राइमरी उसका वर्ड दिया गया? तो उसको दिया गया था एशियन वे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग ऑफ द एशियन? तो क्या है फंक्शनिंग क्रिटिकल ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एशियन? नेशनल सोवरिटी। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डिड एशिया एग्री टू एस्टैब्लिश ऑन एशियन कम्युनिटी कंप्रोमाइजिंग 3 पिलर्स? तो वो कब था? 2003 में था जब एशियन एग्री हो गया था तो एस्टैब्लिश द कम्युनिटी कंप्रोजिंग 3 पिलर्स, ठीक है। ये कब आया कम्युनिटी कंप्रोजिंग द 3 पिलर्स? 2003 में। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ द एशियन कम्युनिटी? तो क्या है? सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल। क्वेश्चन नंबर 36, What do the 10 stalk of paddy rice represent on Asian flag? तो जो एशियन का फ्लैग है उसमें 10 स्टॉक ऑफ पैडी राइस बना हुआ है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो यूनिटी एंड सॉलिडिटी को। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट आर द 2 एडिशनल एशियन मेंबर कंट्री मेंशन इन द पैसेज? तो 2 कहीं ना कहीं मेंबर्स हैं एशियन के जो कि एडिशनली मेंशन करे गए हैं, तो वो कौन सा है? दारुसलेम एंड वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट वाज अ स्लोगन पॉपुलराइज्ड ड्यूरिंग द ब्रीफ पीरियड ऑफ होप फॉर कोऑपरेशन बिटवीन एशिया इंडिया एंड चाइना आफ्टर द इंडिपेंडेंस? तो ऐसा कौन सा स्लोगन है जो कि इंडिया एंड चाइना को आफ्टर द इंडिपेंडेंस दिया गया था? तो हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन डिड द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना अकर? तो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो 1962 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ 1962 कॉन्फ्लिक्ट ऑन इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप? तो कह रहे हैं कि ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ा था 1962 में जब इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आया था? तो वो ये था कि डाउनग्रेडेड हो गई थी क्या? डिप्लोमेटिक रिलेशंस। डिप्लोमेटिक जो इनके रिलेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम हो चुके थे 1976 तक। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन डिड डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया बिगिंस टू इंप्रूव स्लोली? तो कब इंडिया और चाइना का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होने लगा था? वो था 1970s के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट सिग्निफिकेंट changes have occurred in India-China relationship since the end of the Cold War? तो एंड ऑफ द कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया और चाइना में भी कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिले होंगे। वो क्या था? स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस, इन बेसिस पे कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिले थे। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ
have India and China cooperated at the global level according to the PASS? तो इंडिया एंड चाइना किस तरह से ग्लोबल लेवल पे कॉपरेट कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कोलैबोरेट कर रहे थे अपनी एनर्जी डील्स विद अब्रॉड। क्वेश्चन नंबर 45, what has been significant step in China's opening to the outside world according to the PASS? तो ज्वाइनिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो कहीं ना कहीं चाइना क्या सोच रहा था ओपन करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को एड ऑन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज दिस हाईलाइटेड एज द एशियन स्ट्रेंथ? एशियन स्ट्रेंथ में क्या हाईलाइट करा गया था? उसका इंटरेक्शन एंड कंसल्टेशंस। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाई डिड एशियन सक्सीड वेयर सार्क डिड नॉट? तो एशियन किस तरह से सक्सीड हो गया था वेयर सार्क नहीं हो पाया था? ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि सार्क कहीं ना कहीं लैक ऑफ डोमिनेंट कंट्री था। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज एम्फसाइज्ड एज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑन चाइनाज राइज एज अ ग्रेट पावर? तो ऐसा क्या चीज है जो कि एम्फसाइज कर रहा था चाइनाज के राइज होने के लिए ग्रेट पावर में? तो उसका लैंडमास जो है और जो उसकी पॉपुलेशन है, इसके वजह से कहीं ना कहीं ये लोग पावर में आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड रिगार्डिंग चाइनाज इकोनॉमी बाय 2040? तो बोला जा रहा है कि चाइना की जो इकोनॉमी है 2040 में किस तरह से प्रोजेक्ट करेगी, ओवरटेक करेगी किसको? यूएस को। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट रोल इज कंट्रीब्यूटेड टू द चाइना इन ईस्ट एशियन ग्रोथ? तो ईस्ट एशियन ग्रोथ के टाइम पे चाइना ने अपना क्या कंट्रीब्यूट किया था? लीडरशिप कहीं ना कहीं अपनी दिखाई थी, लीडरशिप क्वालिटीज। तो गाइस आज के ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि हमने प्रैक्टिस करे अभी, और ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे मांग सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर हम अपने लेक्चर होने के बाद टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम आईडी भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो क्रिस्टल ऑल के नाम से है। चलिए गाइस, बाय बाय।